तो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओशन किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं। ओशन होते हैं महासागर और कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप। इसकी रिलेटिव वीडियो चैनल पे इस वीडियो से पहले आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशन और डायरेक्शन की वहां पता चल जाएगी आपको, और इजी हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ना उससे। छोटी सी वीडियो है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ। लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, मेंटल, कोर कैसे हुई, अर्थ में कैसे हुई, क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे कैसे डिसकंटिन्यूटी है। जैसे आप में मोहरो डिसकंटिन्यूटी दी गई थी, वैसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी भी, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताई, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपने अर्थ की इंटीरियर को तो स्टडी कर लिया कि अर्थ का इंटीरियर किस तरह बना। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद वर्ल्ड मैप। आप वर्ल्ड मैप को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि आपको कॉन्टिनेंट और ओशन पता है, तो इस चैप्टर के लिए आपको उतना ही पता होना जरूरी है। वर्ल्ड मैप की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशन है, ये पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन किस तरह है। ठीक है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज वर्ल्ड मैप की तो है, ये मैं मान के चलता हूं, बेसिक नॉलेज वर्ल्ड मैप की है। You know that continent cover 29% of surface of the earth and the remaining is under oceanic water। अब जो 29% है वो हमारे कॉन्टिनेंट से एरिया घेरा हुआ है, बाकी जो हिस्सा रह गया वो पानी के नीचे, ओशियन वाटर के नीचे है। ठीक है, वो पानी के नीचे है हिस्सा। अब वाटर के नीचे भी लैंड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं मान के चलना पानी है बस, पानी के नीचे भी लैंड है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में कि इस चैप्टर में बेसिक है क्या। द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द ओशन बॉडीज वी सी देम इन द मैप हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। कि जो हमारी जो ओशन बॉडी या कॉन्टिनेंट्स जो आज हम देखते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं जो आज हम देखते हैं, उसकी पोजीशन पहले ऐसे नहीं थी। पहले ऐसी नहीं थी, तो पहले कैसी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है ना दिमाग में, सर बताइए पहले कैसी थी। तो इफ दिस इज सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वर देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन कैसे थी पास्ट में, इन द पास्ट, कि भूतकाल में उनकी स्थिति किस प्रकार थी, उनकी पोजीशन कैसे थी, कॉन्टिनेंट कैसे थे। तो यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। Why and how they change their position, उन्होंने why and how, कब और कैसे उन्होंने कब और कैसे उन्होंने पोजीशन अपनी चेंज की। मजा आया कि चेंज कर ली, मन की आज दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, तो कॉन्टिनेंट दूर चलेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों की चेंज उन्होंने, कब की और क्यों की चेंज। इवन इफ इट इज ट्रू दैट द कॉन्टिनेंट ओशियन हैव चेंज एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन, यू मे वंडर टू हाउ साइंटिस्ट नो दिस। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अगर चेंज हो रही है, कॉन्टिनेंट और ओशियन की पोजीशंस चेंज हो रही है, तो हमें इस बारे में सोच करना चाहिए ना कि साइंटिस्ट को कैसे पता चल रहा है कि वो चेंज हो रही, साइंटिस्ट को कैसे पता चल रहा है कि वो चेंज हो रही। हाउ हैव दे हैव डिटरमाइंड देयर अर्ली पोजीशन। You will find the answer of some of these relative questions in this chapter। इस चैप्टर में आप यही करेंगे डिस्कस, हम यही डिस्कस करेंगे चैप्टर। दिस इज ऑल चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैज बीन चेंज इन द पास्ट। कि भूतकाल में जो हमारा बीता हुआ समय है उसमें किस तरह हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन की हमारी पोजीशन चेंज हुई है, उनकी चेंजी पोजीशन किस तरह हुई और क्यों हुई, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट किस तरह हुए। ड्रिफ्ट मतलब गाड़ियों की ड्रिफ्ट, देखिए गाड़ी किस तरह ड्रिफ्ट मारती है, उसी तरह कॉन्टिनेंट भी ड्रिफ्ट हुए। ये हम पहला जो है बुक में दे रखा है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन पता है आपको, जो किसी भी कंट्री, जैसे इंडिया है ना, इंडिया का कोस्टल एरिया है,
ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। मैप में जो कोस्ट, जहाँ पे पानी की बाउंड्री जो है शुरू होती है, आप कह सकते हैं पानी साथ में लगता है, उसे हम कहते हैं कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं हम, ठीक है। जब जो इंडिया की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्ट शेप ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, you will be surprised by symmetry of the coastline of either side of the ocean। आप उस सिमेट्री को देख के जो है सरप्राइज हो जाएंगे। दिखाऊंगा भी मैं कैसी सिमेट्री है, उसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे किस तरह से वो डिवाइडेड है, किस तरह अटलांटिक ओशन में हमारी कोस्टलाइन की शेप है। नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट दिस सिमिलरिटीज and consider the possibility of the two Americas मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका to be once joined together, कि एक joined लैंड मास था। From the known record of this history, the science has it was Abraham Ortilis, a Dutch map maker, who first propounded thus the possibility as early in 1596। पहली बार इसको सोचा कि इस तरह हो सकता है। फिर एंटोनियो पेलिग्रिनी ड्रू अ मैप शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स? अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। एंटोनियो ने जब उसको एक मैप बनाया कि कॉन्टिनेंट किस तरह टुगेदर थे। However, it was Alfred Wegener। फिर आ गया वेगनर सर आए हमारे। वेगनर सर एक जर्मन मेटरोलॉजिस्ट थे who put 4 of comprehensive argument in the form of the continental drift theory। continental drift theory जो है वेगनर सर ने फिर दी, कब दी? 1912 में, 1912 में। दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। इसमें इस थ्योरी में क्या बताया उन्होंने कि किस तरह हमारे जो कॉन्टिनेंट ओशियन है उसकी ड्रिफ्ट कैसे हुए। अब मैं दिखाता हूं कि जो हमारी कोस्ट लाइन है उसकी सिमेट्री किस तरह है मैप में। अब ये देखिए क्या कहा कि हमारे जो अमेरिकाज हैं और इसकी है अटलांटिक ओशन की सिमेट्री। देखिए ये जो रीजन है, ये आपका देख रहे हैं आप, ये इस तरह है और यहां से इस तरह है। अब आप इमेजिन कीजिए जब मैं इस हिस्से को यहां से उठा के इस हिस्से के साथ जोड़ दूं तो ये जुड़ रहा है ना साथ में, बिल्कुल। देखिए बाउंड्री कट टू कट इस तरह ही मैच हुई है। ये कुछ लैंड फॉर्म्स के अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर या कारण कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हुए हैं, लेकिन जब इसको हम साथ में जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा, ठीक है। और इंडिया जो है, पहले जर्नल बता दूं कि इंडिया जो है यहां था पहले, यहां से टूट के फिर यहां को गया इंडिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरह सिमेट्री जो है हमारी डिवाइडेड है। और एंड में जो है वेगेनार सर ने जो है हमारी थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में, जिसमें उन्होंने बताया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या बताया उन्होंने। तो अब हमने पहले देखा कि जैसे 200 मिलियन ईयर अगो जो है लोरेशिया और गोंडवाना बना, 2 हिस्सों में बना हमारा जो है पेंजिया जो है 2 हिस्सों में बट गया और एक लोरेशिया बना और एक गोंडवाना बना। तो वो सब्सिक्वेंटली लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन। अब ये लोरेशिया और जो गोंडवाना है ये भी टूटना शुरू हो गया, ये भी टूटा। वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे, और जो आज कॉन्टिनेंट है ना हमारे 7 वो ऐसे ही बने। ये हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह रही है, ठीक है। वेरियस A variety of evidences were offered in support of continental drift. Some of these are given below. तो यही ऐसे तो हम नहीं मान सकते कि गोंडवाना और लोरेशिया से इस तरह हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने, 5 ओशियंस बने, तो हम ऐसे तो नहीं मान लेंगे ना, हमें कुछ सबूत तो चाहिए। तो वही एविडेंसेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एविडेंसेस दैट सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को जो सपोर्ट करते हैं एविडेंसेस वो हम पढ़ेंगे। पहला है द मैचिंग कॉन्टिनेंट्स जिग्स ऑफ इट, जिसे हमने कहा जिग्स ऑफ इट, द मैचिंग कॉन्टिनेंट्स। ये क्या कहती हैं? द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मैप में दिखाया मैंने आपको पहले ही कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जब हम दो उन कॉन्टिनेंट को मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो
जो उसकी जो मैच है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जिसे हमने कहा जिग्स ऑफ फिट, वही कहा है ईच अदर हैव रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, एक बिल्कुल ही सटीक मैच बैठा है वहां पर, कोई ऐसे डिफरेंस हम कर नहीं सकते, बिल्कुल ही सेम मैच बैठा है। तो इसका एक एविडेंस हो गया ना कि वो लैंड मास जो पहले इकट्ठा था तभी अलग हुआ, क्योंकि वहां से शेप जो है बिल्कुल मैच कर रही है। आगे देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मर्ज was presented by Bullard in 1964. It proved to be quite perfect. ये जो है बुलार्ड एक थे जिन्होंने एक मैप बनाया था जिसमें उन्होंने जो अटलांटिक मर्ज मतलब जो हमारा साउथ अमेरिका है उसको अफ्रीका के साथ जैसे ही जोड़ा, तो वो मैप में जो है बिल्कुल ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जो है बिल्कुल परफेक्टली जुड़ गया, जिससे हमें एक और एविडेंस पता चल रहा है कि जिग्स ऑफ फिट किस तरह जो है हमारा लैंड मास इकट्ठा था। द मैच वॉज ट्राइड एट 1000 फेथोम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शीशोर। फेथोम जो है डिस्टेंस की यूनिट है, इसको हम अगर फीट्स में ले तो 6 फीट्स लेते हैं, 6 फीट्स, और मीटर में ले तो 1.83 मीटर तक जो है हम इसको मानते हैं। ये मैं जनरल बता रहा हूं आपको। फेथोम जो डिस्टेंस की यूनिट है जिसको हम फीट्स में 6 फीट्स लेते हैं और मीटर में 1.83 मीटर लेते हैं। तो ये एविडेंस, ये पहला एविडेंस है द मैच कॉन्टिनेंट जिग्स ऑफ फिट। दूसरा एविडेंस हमारे पास मिलता है रोक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, कि रोक जो प्रेजेंट है ओशियंस में उसकी एज से, हम एज से कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हुई। तो द रेडियोमेट्रिक डाटा मेथड डेवलप्ड इन द रीसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड correlated the rock formation from different कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वास्ट ओशंस। कहते हैं कि रेडियोमेट्रिक डाटा होता है, हम उससे जो है एक रॉक की जो है एज निकालते हैं कि रॉक कितनी पुरानी है, 10,000 साल पहले, 20,000 पहले, या 200 मिलियन ईयर पहले कब की रॉक है, वो हम इससे निकालते हैं। तो वो किस तरह प्रेजेंट है हमारी वास्ट ओशियंस के कोस्ट लाइंस में, शोर्स लाइंस में किस तरह प्रेजेंट है वो। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैच विद द वेस्टर्न अफ्रीका। अब देखो, ये मैंने बोला इस तरफ है हमारा साउथ अमेरिका और इस तरफ है हमारा जो है अफ्रीका। अब वो मैंने आपको मैप में दिखाया कि दोनों जो जिग्स ऑफ फिट बैठ रहे हैं, बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं दोनों, है ना। जब हम उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ से जैसे वो उन्होंने बैठाया तो एक तरह से बैठ गए ना, बिल्कुल जिग्स ऑफ फिट हो गए। तो इनकी जो शोर लाइंस, इनकी जो कोस्ट लाइंस हैं, यहां पर और यहां पर, दोनों पर, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों पर जो भी जो है रॉक्स पाई जा रही हैं, उनकी जो एज है वो लगभग सेम है, तो इससे एक और एविडेंस जो हमारा सेकंड एविडेंस है वो भी प्रूव होता दिख रहा है कि किस तरह जो है रॉक्स जो है दोनों कॉन्टिनेंट्स पे पाई जा रही हैं, वहां पे जो है सेम है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी जो है रॉक्स की एज सेम है। तो ये हमारा सेकंड एविडेंस हो जाता है। आगे, द अर्लीस्ट मैरीन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जोरासिक एज, कि जो भी अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में जो भी हमारी कोस्ट लाइंस में जो मैरीन डिपॉजिट है उसकी जो एज है वो जोरासिक एज है। जोरासिक एज मतलब डायनासोर का युग, जिस समय डायनासोर पाए जाते थे उस समय की जो है रॉक्स हैं, इसके हम एविडेंस मिलते हैं। दिस सजेस्टेड दैट द ओशियन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, वहां पे जो है हमारा ओशियन नहीं था, क्योंकि ये दोनों जो है बीच में क्या है हमारा अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन है। तो जब ये दोनों लैंड मास इकट्ठा था तब तो पेंथलासा था, अटलांटिक ओशन कहां पे था। तो यही वही बात बोल रहे हैं कि उस समय जो है हमारे पास बीच में कोई भी ओशन नहीं था। ये भी एविडेंस हमारा सेकंड यहां प्रूव होता है। अब हम देखेंगे टिल्ट क्या होता है। टिल्ट क्या होता है, कुछ भी आप जो भी आप बोलेंगे इसको,
ठीक है। इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। ये जो है डिपॉजिट के ग्लेशियर से बनती है। क्या? ये टिलिट, ठीक है। ये जो है ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनती है। ग्लेशियर के डिपॉजिट के हम ये टिलिट कहते हैं, ठीक है। द गोंडवाना सिस्टम of sediment from India is known to have the country part of six different land masses of the south hemisphere, as the base of the system has the tilt indicating intrusive and prolonged glaciations। तो मैंने पहले बताया इंडिया जो है हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब बोला कि गोंडवाना लैंड जो है, जो 6 डिफरेंट लैंड मासेस जो है सदर्न हेमिस्फीयर से बने, वहां निकले, वहां पे जो है हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है। देखिए हम सदर्न साइड में जब नीचे जाते हैं या नदन में ऊपर जाते हैं, लेकिन हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं तो हम सदर्न साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना सदर्न वाला हमारा रीजन था जब वो टूटा था, ठीक है। जब पेंजिया हमारा पेंथला सा टूटा, पेंजिया टूटा था जब, ठीक है। तो जो नीचे का हमारा एरिया है जहां अंटार्कटिक वाला रीजन, वो आपको पता है ग्लेशियर रीजन है, ठीक है। और इंडिया आज जिस प्रेजेंट स्टेज में जिस लैटिट्यूड में है, क्या वहां पे ग्लेशियर होना पॉसिबल है? आप बताइए। लैटिट्यूड वाइज तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे ग्लेशियर हो, लेकिन ग्लेशियर है। एक नाम आपको मैं बताता हूं, गंगोत्री ग्लेशियर। सभी ने सुन रखा होगा नाम गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से हमारा गंगा का उद्गम होता है, जहाँ से गंगा निकलती है, हमारी रिवर गंगा, हमारी होली रिवर गंगा निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर। तो इंडिया में जो ग्लेशियर पाए जा रहे हैं, तो वो प्रूफ नहीं दे रहे कि वो भी हमारे जो है सदर्न हेमिस्फीयर से टूटा, जहाँ से अंटार्कटिका बना है, जहाँ से ये 6 डिफरेंट लैंड मासेस टूटे। तो ये एविडेंस मिल रहा है ना कि इंडिया में जो ग्लेशियर्स है वो इंडिया वहां से ही ड्रिफ्ट करके वहां को आया है ऊपर को, ठीक है। जो आज प्रेजेंट स्टेशन है, वो प्रेजेंट स्टेट है, वो वहां से नीचे से खिसक के अफ्रीका से टूट के ऊपर को आई है। तो प्रूफ है ना कि एक जो है हमारा लैंड मास इकट्ठा था। आगे, द कंट्री पार्ट ऑफ दी सक्सेसफुली हैव फॉर्म्ड अफ्रीका, एक बना अफ्रीका, फोकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये बने, ठीक है। ओवरऑल रिजेंबलिंग ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज लैंड मासेस हैव रिमार्केबल सिमिलर हिस्ट्री। तो इस जो इन रीजन पे अफ्रीका, फोकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन पे जो हमारे सेडिमेंट डिपॉजिट है, जो कह लीजिए जो टिल्ट है, ठीक है, जो टिलिट है, उसके जो सेडिमेंट डिपॉजिट है, उनकी जो रिमार्केबल हिस्ट्री है, जो उनकी जो एज है, वो सिमिलर है। ऑल द लैंड मासेस के जितने भी हमारे सेडिमेंट्स, उनकी जो हमारी डाटा से जब हम निकालेंगे तो उनकी एज कंपोजिशन लगभग सेम है। द ग्लेशियल टिलिट प्रोवाइड अनमेबल एविडेंसेस ऑफ द पेलिकोमेनेट एंड ऑल्सो द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो इसी से पता चलता है कि किस तरह से जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट किए। इससे पता चला जैसे ग्लेशियर ऊपर भी है हमें देखने को मिल रहा है, तो कैसे पता चला कि हमारे जो है, इसी से पता चला कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट किए थे। ये हमारा चौथा एविडेंस था। हम देखेंगे प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट तो आपको पता है, लेकिन प्लेसर, अगर प्लेस बोलता प्लेस का डिपॉजिट तो आपको पता लग जाता, लेकिन ये प्लेसर डिपॉजिट क्या है? तो प्लेसर डिपॉजिट होता है मेनली, आप मोटा मोटा समझिए कि जो है मिनरल डिपॉजिट, रेयर मिनरल्स का डिपॉजिट, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। क्योंकि गोल्ड जो है हर जगह नहीं मिलता। अगर हर जगह मिलता तो आप नहीं निकाल लेते, आप ही निकाल के अमीर हो जाते, ठीक है। तो आप वो उसका प्राइस इतना बढ़ता नहीं है अगर वो हर जगह अवेलेबल होता। तो कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल, कुछ मिनरल्स जो है इतने रेयर हैं, वो कुछ ही रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। चलिए वो अलग बात रही। अगर आते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट को क्या एविडेंस में क्या कहते हैं? द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन ऑफ एन अमेजिंग फैक्ट, ठीक है। अभी आगे को देख लेते हैं, साथ में समझते हैं। द गोल्ड बेयरिंग वाइन्स आर इन ब्राजील एंड
it observes that the gold deposit in the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side to side. अब समझते हैं, बोलते हैं कि जो प्लेसर डिपॉजिट है जैसे कि गोल्ड, अब गोल्ड है घाना के कोस्ट पे पाया जाता है। अगर आपको नहीं पता घाना कहाँ है, तो अफ्रीका के इस रीजन में घाना पाया जाता है। ये जो रीजन है इसमें एक जगह है घाना, वहाँ घाना में जो है गोल्ड की माइंस पाई जाती है, और वही गोल्ड की माइंस आपकी ब्राज़ील में भी देखी जाती है, ब्राज़ील प्लेट्यू में भी देखी जाती है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक वो, ठीक है, प्लेट्यू का रीजन होता है, या पेनिसुला मैं आपको बताता हूँ पेनिसुला क्या रीजन होता है, वो प्लेट्यू को बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पेनिसुला क्या रीजन होता है? जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, ठीक है। ये भी एक पेनिसुला है। पेनिसुला अगर हम अफ्रीका लेना तो ये पेनिसुला है। तो ब्राज़ील जो प्लेट्यू है, जो प्लेट्यू रीजन है, जो ब्राज़ील का और हमारे घाना का, जब ये दोनों साइड टू साइड था, तो जो घाना में डिपॉजिट गोल्ड के पाए जाते थे वही जो है आपके ब्राज़ील में भी पाए जाते थे। तो ये थे प्लेसर डिपॉजिट्स के कुछ एविडेंसेस की किस तरह प्लेसर डिपॉजिट हमें बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो है इकट्ठे थे, हमारे जो एक लैंड मास था वो कुछ समय पहले इकट्ठे थे। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, कि फॉसिल क्या होते, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फॉसिल थे जीव अवशेष, प्लांट्स के, एनिमल्स के जो फॉसिल्स बचे थे। आजकल जो है आप डायनासोर के देखते होंगे, स्कल्स पड़े हुए हैं ना, देखते हैं ना, तो वो है अवशेष, फॉसिल्स हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल कैसे है, जिससे हम एविडेंसेस पता चले कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट हुए हैं। व्हेन आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स and animals adapted on living on land or in fresh water are found in either side of marine barriers, a problem arises regarding accounting from the such distribution, ठीक है। अब दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के मेरीन बैरियर्स में आपको सेम तरह के जीव अवशेष मिल रहे हैं, सेम तरह के फॉसिल्स मिल रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है ये कि सेम तरह के जो आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब कॉन्टिनेंट देखिए कितने दूर हैं, आज के समय में 4800 किलोमीटर दूर हैं जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है। तो एक जानवर इतनी दूर कैसे जा सकता है? आगे देखते हैं। पहले द ऑब्जर्वेशन दैट ल्यूमर्स अकर इन इंडिया, ल्यूमर्स एक एनिमल का नाम है, India, Madagascar and Africa lead to some considered of contiguous land masses, Lumira linking these 3 land masses, ठीक है। अब ये जो जानवर है ल्यूमर्स, अब ये मेडागास्कर में पाया जा रहा है, इंडिया में भी पाया जा रहा है, आपका साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है, और आपका अफ्रीका में पाया जा रहा है, आपका साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा सा जानवर जिसके पंख भी नहीं है, जो चलता है, वो एक यहाँ से निकल के साउथ अमेरिका से फिर अफ्रीका से फिर इंडिया, कैसे इतने 3 कॉन्टिनेंट क्रॉस करके आ जाएगा? पॉसिबल है ये? तो उस समय तो भाई कोई प्लेन भी नहीं होते थे कि वो जानवर आ गया टिकट बुक करा के, हमारे जैसे तो नहीं है टिकट बुक कराई और चले गए भाई, अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, ब्राज़ील चले गए, इंडिया चले गए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जानवर कैसे आ गए इतने मिलियन साल्स पहले? तो ये एक एविडेंस है कि हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए थे, ठीक है। फिर ये एक और जानवर का मेसोसॉरस, एक जानवर का एक स्मॉल रेप्टाइल है, उसका एक एग्जांपल दे रखा है। द स्कल ऑफ दीज मतलब ये दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज ऑफ Southern Cape province of South Africa and the Urals formation of Brazil। ये दोनों कोस्ट में पाया जा रहा है, ब्राज़ील में पाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है। कैसे पॉसिबल है जबकि डिस्टेंस ऑफ द 2 लोकेलिटी प्रेजेंटली जो है वो इतना है 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतना जानवर कैसे क्रॉस कर, इतना अगर वो भागेगा भी तब भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये एक एविडेंस है ना कि उस समय जो है हमारा जो कॉन्टिनेंट थे वो इकट्ठे थे। कॉन्टिनेंट इकट्ठे होने का हमारे फॉसिल से भी प्रूफ मिल गया। देखिए और क्या क्या एविडेंस चाहिए। तो ये एविडेंस है कि फॉसिल से हमारे जीव अवशेष मिले, हमारे तीनों कॉन्टिनेंट्स में जो जीव अवशेष मिले उससे हमें पता चल गया
कि जो है ये जो लैंड मास था ये कुछ समय पहले, कुछ मिलियंस ईयर्स एगो, ये एक ही लैंड मास पे था, ये एक ही लैंड मास था। तो अब हम देखेंगे फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या थी, कि ड्रिफ्टिंग की फोर्स क्या थी, जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट क्यों किए, उसकी बिहाइंड फोर्स। एविडेंसेस तो देख लिए हमने, फोसिल्स का एविडेंस दे लिया, टिलाई डिपॉजिट का देख लिया, और भी हमने जो है देख ली कि किस तरह रॉक्स की एज के साथ हमने एविडेंसेस तो देख लिए भाई। अब हम देखेंगे कि फोर्स कौन सी लगी। अगर मैंने किसी को गिराया तो धक्का किस तरह दिया था, उसको मुक्का मार के गिराया कि मैंने धक्का से, हाथ से धक्का देके गिराया, तो फोर्स तो कोई ना कोई लगी होगी ना। जैसे कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से इतनी दूर चले गए, ठीक है, या उनका ब्रेकअप हो गया कि वो दूर दूर चले गए एक दूसरे, ऐसा हुआ क्या, तो कुछ फोर्स लगी होगी। वैसे ब्रेकअप में भी फोर्स लगती है, कोई तीसरा आता है फोर्स लगाने तो फिर वो दो का टूट जाता है, दोस्ती में भी ऐसा ही होता है। वैसे यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सी फोर्स लगी। अब ड्रिफ्टिंग की फोर्स वेगेनार ने क्या सजेस्ट की, वो कहते, वेगेनार साहब बोलते, वेगेनार सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। ये दो फोर्स दी उन्होंने, पोल फ्लिंग फोर्स एक बताई, टाइडल फोर्स, दो फोर्सेस बताई उन्होंने कि ये फोर्सेस ने काम किया जिस कारण से जो है हमारे कॉन्टिनेंट की आज शेप है वो इन दो फोर्सेस के कारण। पहले देते हैं पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है। द पोल फ्लिंग फोर्स या पोलर फ्लिंग फोर्स लिखा है, रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, कि अर्थ जो रोटेट कर रही है ना वहां हमारी पोल फ्लिंग फोर्स काम करती है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, उसमें एक बल्ज है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर, पोल से थोड़ी फ्लैटन है और हमारी इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज, जिस कारण से हमारा ग्रेविटेशनल डिफरेंस आता है। ये मैंने पहले ही जब आपको पढ़ाया था तो ग्रेविटेशनल डिफरेंस की बात की थी, मे बी लास्ट चैप्टर में, जिसमें मैंने बताया था कि सैटेलाइट किस तरफ को छोड़ी जाती है, इक्वेटर की तरफ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी कम होती है, पोल की तरफ ज्यादा होती है। किस कारण से, क्योंकि अर्थ में बल्ज है, एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है अर्थ। एक आप जियोइड कहते हैं, ऐसे लिखे अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अर्थ की शेप कैसी है, ऐसी है, ऐसी, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो बल्ज है, ठीक है, ये जो इक्वेटर पे बल्ज है, ये किस कारण से है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यही वेगेनर साहब जो है फंस गए, यहां आके वो फंस गए। ये बयान उन्होंने नहीं दिया होता तो शायद ये थ्योरी हम मान लेते। अब ये उन्होंने जो थ्योरी, ये जो उन्होंने अपना जो थिंकिंग बता दी ना कि ये जो रोटेशन है इसी कारण से बल्ज बना, इसी कारण से जो कॉन्टिनेंट मूव किए, तो यहाँ पे उनकी थ्योरी अमान्य मानना शुरू हो गया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब आप खुद ही मानिए कि रोटेशन के कारण बल्ज कैसे आएगा, इतनी स्पीड थी अर्थ की कि जो टूट के इतनी दूर चले गए। तो फिर आज क्या हो गया, आज क्यों स्लो हो गया, आज भी तो जाने चाहिए दूर या मूव करने चाहिए कॉन्टिनेंट, क्यों नहीं की, बस यहीं फंस गए। दूसरी फोर्स क्या बोली उन्होंने, टाइडल फोर्स। द सेकंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय वेगेनार, द टाइडल फोर्स, इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड इन द ओशन वेव, ओशन वाटर। अब वो दूसरी फोर्स क्या बताई, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स मतलब टाइड एंड वेव्स, जो ओशंस में टाइड एंड वेव्स उठते हैं ना, वो ही। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अट्रैक्शन ऑफ मून है, मून और सन का, सूर्य और चंद्र का, चंद्रमा का जो भी जो फोर्स लग रही है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिस कारण से जो है हमारे जो आज है कॉन्टिनेंट की सिचुएशन वैसी हुई, ठीक है। अगर इतना ही होता तो फिर ओशन की सिचुएशंस के बारे में वेगेनार सर ने क्यों नहीं बताया, नहीं बताया उन्होंने तो सीधा पेंजिया पैंथलासा से लेके सीधे 7 कॉन्टिनेंट बना दिए, ठीक है। उन्होंने ओशियन की स्थिति के बारे में नहीं बताया, और सीधी ये दो फोर्सेस जब दी तो इनकी थ्योरी जो है अमान्य होना शुरू हो गई। तो ये पोलर फ्लिंग फोर्स भी यहाँ पे गलत हुई, ये टाइडल फोर्स भी गलत हो गई। वेगेनार बिलीव दैट दिस फोर्सेस वुड begin effective when applied over the million years.
बोलते वैगनार सर ने अपनी स्टेटमेंट दी, अब अपना बचाव तो बंदा करेगा ही ना, अब खुद फंसने लगा अपने ही केस में तो फिर बचाव तो करेगा ही। तो बोल रहे वैगनार सर बोलते हैं कि ये जो फोर्स लगी है ये 1 दिन का 2 दिन का 2 साल का काम नहीं है, बोलते मिलियन ऑफ ईयर लगे तब जाके ऐसी सिचुएशन आई। अब खुद ही मान लीजिए कि मैं ही ये जो बोर्ड है इसको ऐसे धक्का दूं और 10 साल तक ऐसे धक्का देता नहीं, इतनी फोर्स के साथ, इतनी फोर्स के साथ, तो ये कहां तक जाएगा? ये दीवार तोड़ के निकल जाएगा क्या दूसरी तरफ, दूसरे रूम में निकल जाएगा? ये ऐसा होगा? तो वही है कि फिर हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर कंसीडर दीज फोर्सेस इज टोटली इनएडुकेट। सभी स्कॉलर ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया कि नहीं भाई ये जो है कुछ इनकम्प्लीट है। पहले जब एविडेंसेस दिए तो सभी मान रहे थे, वाह 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 कर रहे थे, जैसे ही 2 फोर्सेस दी वाह वाह की होगी वह। ठीक है, तो ये जो वैगनार सर ने बताई फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, ये वो थी। दोनों ही फोर्सेस जो है मान्य नहीं है, जिस कारण से जो है ये हम थ्योरी मान नहीं रहे। ठीक है, इस थ्योरी को हम नहीं मानते। अब आगे देखते हैं हम पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडीज, कि पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडीज में क्या स्टडी किया हमने। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरिया। अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखी, तो उसमें जो मेन जो एविडेंसेस थे ना वो सारे कहाँ से लिए गए थे? सतह पर से, कॉन्टिनेंटल के एरिया से, हमारे कॉन्टिनेंट के एरिया से ही, कॉन्टिनेंटल एरिया से ही सारे एविडेंसेस कलेक्टेड के, वहीं से कलेक्टेड थे। ओशन की तो सर ने कहीं बात ही नहीं की, वैगनार सर ओशन की तो बात ही नहीं की आपने, यहीं तो फंस गए आप। तो ओशन की अगर बात कर दी होती तो हम क्या पता थ्योरी मान्य होती आज। तो उन्होंने जो है कॉन्टिनेंट की बात की, कॉन्टिनेंट में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा फोना डिपोजिट्स लाइक टिलाई, इसी की बात की हमने। टिलाई डिपोजिट बता दी आपको, एविडेंसेस में पढ़ा दिए, फ्लोरा एंड फोना की बात की। ठीक है, इसी की बात करते रहे वो, बाकी की बात की नहीं ओशन की। ओशन के नीचे क्या है? द नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, उसके दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो क्या हुआ, हमारी जो है न्यू इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे जो है हमारी जियोलॉजिकल लिटरेचर में डेवलपमेंट आई, लिटरेचर में डेवलपमेंट आई। अब कैसे डेवलपमेंट आई? वर्ल्ड वॉर 2 की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ना वो थी सबमरीन्स। सबमरीन्स पता है ना, पनडुब्बी, जो पानी के नीचे चलती है, पानी के नीचे जाके ही मार देते हैं वो, नीचे से ही कुछ भी फायरिंग करेंगे, उससे जो है नीचे के ऊपर आके या सप्लाई करने के लिए भी पनडुब्बी यूज की जाती थी, सबमरीन यूज की जाती थी। अब जिसका बिजनेस माइंड होता है ना वो कहीं भी जाके बिजनेस करना शुरू कर देता है किसी भी तरह से। उसी तरह अब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो लोग बोला, जो सोल्जर नहीं भी था, जो नहीं भी लड़ता, उससे बोला तुझे लड़ना पड़ेगा, जा लड़, जाके लड़ना ही पड़ेगा, गोली रख दी माथे पे तेरे कि जाके लड़। अब वो मान क्या करता, मरता क्या नहीं करता। अब किसी के माथे पे गोली बंदूक रख दे तो वो बोलेगा भाई हाँ भाई लड़ेंगे, चलो चलो चलते हैं लड़ते हैं। तो वो चला गया। अब उसका दिमाग जो है ज्योग्राफी वाला, जैसे ही पनडुब्बी में बैठा तो नीचे देखने लगा, भाई आहा क्या कोरल रीफ दिख रहे हैं, क्या नीचे का फ्लोरा, क्या फौना, क्या नीचे की जो डाइवर्सिटी है वो देखी। अब उसी से जो है हमारी ओशन की स्टडी स्टार्ट होगी, वहां ओशनोग्राफी स्टार्ट होगी। अभी तक तो हम ऊपर से ही देख रहे थे, ओशन के ऊपर ही देख रहे थे, नीला नीला पूरा दिख रहा था पानी। अब हमने नीचे भी देखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उससे जो है क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबमरीन से जो है हमारे जियोलॉजिकल सर्वे जो है ओशन के अंदर जो है और एडवांसमेंट आई, इसमें हमें नॉलेज मिली कि क्या क्या है ओशन के अंदर। पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइड द न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसी से जो है हमारे कॉन्टिनेंट के एक, जो हमें ओशन और कॉन्टिनेंट स्टडी कर रहे थे उसमें हमें एक नई डायमेंशन मिली, एक नई दिशा मिली, जिससे जो है हम मैपिंग कर पाए ओशंस की, कॉन्टिनेंट्स की, और हम ओशन के नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर पाए कि किस तरह के ओशन और कॉन्टिनेंट की हमारी
डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। दिस इज अबाउट आवर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने पोस्ट ड्रिफ्टिंग स्टडी भी, ये जो है इसके साथ हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जहाँ पे जो है खत्म होती है।